हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज में आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इवोल्यूशन। भाई ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आखिर इवोल्यूशन कैसे हुआ लाइफ का, या मतलब यूनिवर्स कैसे फॉर्मेशन हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, या हम लोग कैसे आए और कैसे धीरे धीरे फ्लोरा और फौना में चेंज हुआ, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। और कैसे कैसे आगे और होता रहेगा, ये सारी चीज़ें हम इवोल्यूशन पे पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इवोल्यूशन, आइए देखते हैं। यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया पेन को और शुरू करते हैं अंडरलाइन करते हुए। देखिए, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एक प्रकार से जो लाइफ है, ये जीवन है, हमारे धरती पे जो जीवन है उसी के इतिहास को ही क्या कहते हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट एग्जैक्टली इज इवोल्यूशन, वही चीज ना इवोल्यूशन, लेकिन वास्तविकता में क्या है? टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन द फ्लोरा एंड फौना दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ वी मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओरिजिन। जो इतने सदियों से, इतने मतलब मिलियंस ऑफ ईयर से फ्लोरा और फौना का चेंज धरती पे, अर्थ पे हुआ है, इस बात को समझने के लिए हमारे पास जो लाइफ की ओरिजिन हुई इसके बारे में समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि कैसे लाइफ की ओरिजिन हुई, फिर उसके बाद में कैसे अर्थ पे इवोल्यूशन हुआ, स्टार्स फॉर्मेशन, और फिर यहाँ तक कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें कैसे हुई हैं, इनके बारे में समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद में बात आती है what follows is what follows is the longest of all the construed and conjectured stories. This is the story of origin of life and evolution of life forms or biodiversity on the planet earth in the context of evolution of earth and against the background of evolution of universe itself। बाकी ये उसके बारे में वही चीज बताया गया है कि कैसे मतलब इवोल्यूशन हो रहे हैं, हुआ है, और फिर उनके बारे में थोड़ा इंट्रो था। उसमें कोई काम की चीज नहीं थी, काम की चीज केवल इतनी थी। देखिए मैंने काम की चीज जो है उसको अंडरलाइन करा दिया है, और इन्हीं में से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। ये डायरेक्ट पहली वाली जो लाइन है ना, आप पहली वाली लाइन देख रहे हैं, इससे तो खास करके ये वाले डायरेक्ट स्टेटमेंट इससे बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ में अब क्या करा है? When we look at stars on the clear night sky, we are in a way looking back in time। जब हम स्टार्स को देखते हैं अंधेरी रातों में, तो असल में क्या होता है? हम बैक में देख रहे होते हैं। बैक मतलब अपने इतिहास को देख रहे होते हैं, या इतिहास में झांक रहे होते हैं, या पास्ट में देख रहे होते हैं। अब ये कैसे हुआ? ये तो भाई सच में कंफ्यूजिंग वाली बात हो गई कि भाई स्टार्स को देखना कैसे पास्ट में देखना हो गया। असल में होता क्या है कि जो स्टील, देखो यहाँ पे बताया गया, स्टीलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट्स, व्हाट वी सी टुडे इज ऑब्जेक्ट light started its journey millions of years back and from trillions of kilometers away reaching our eyes। असल में हुआ क्या है कि जो भी हम लाइट देखते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट कोई भी रखा हुआ रहता है, उस पर जो लाइट का फॉर्मेशन मतलब लाइट पड़ती है, वो असल में क्या होता है? वो ट्रिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो से चलती हुई और फिर ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स से आई होती है। तो फिर असल में क्या हुआ? हम बहुत ही ज्यादा पहले, वो लाइट जो अभी दिख रही है वो असल में कब निकली है? बहुत ज्यादा पहले की निकली हुई है। मतलब उस जहां से निकली है ये काफी पहले ही निकली होगी ना, क्योंकि भाई डिस्टेंसेस है इतनी ज्यादा। तो असल में क्या हो रहा है? हम पास्ट में देख रहे हैं। However, when we see object in our immediate surrounding, we see them instantly and hence in present time। Therefore, when we stars apparently are peeping into the past। तो इसीलिए हम जब स्टार्स को देखते हैं तो असल में हम क्या कर रहे होते हैं? पास्ट में झांक रहे होते हैं। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड ए यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। देखिए बहुत ज्यादा एक यूनिक इवेंट क्या हुआ है हिस्ट्री अर्थ में? लाइफ की ओरिजिन होना ही सबसे ज्यादा अपने आप में एक यूनिक है इवेंट। अब देखिए, द यूनिवर्स इज वास्ट, सबको पता है कि यूनिवर्स बहुत ज्यादा रिलेटिवली बहुत बड़ा है। रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इज इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली ए स्पीक। केवल अगर उसके यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो अर्थ क्या है? एक जैसे पार्टिकल के समान है, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा स्पीक फॉर्म में है। फिर देखते हैं यूनिवर्स, जो यूनिवर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। बार बार मतलब आपको स्टेटमेंट्स के फॉर्म में या वैसे भी कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और याद रखेगा कि यूनिवर्स फॉर्मेशन 20 बिलियन ईयर्स, मतलब यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। फिर इसके बाद में ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज यूनिवर्स। गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। ढेर सारी गैलेक्सीज
मिलके क्या बनती हैं, यूनिवर्स बनती हैं। और उन गैलेक्सीज का फॉर्मेशन कैसे होता है, उन गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता है स्टार से, क्लाउड से, या गैस या डस्ट जो भी होता है, इन सबको मिला के गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता है। और ढेर सारी गैलेक्सी कंप्राइज करती हैं यूनिवर्स को। कंसिडर द साइज ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज इंडीड ए स्पीक। वही फिर से, अगर हम यूनिवर्स की साइज को देखें तो यूनिवर्स के अकॉर्डिंग में अर्थ एक छोटा सा स्पीक के फॉर्म में है। द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये लाइन, आप ध्यान रखिएगा कि बिग बैंग थ्योरी क्या करती है, ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है यूनिवर्स फॉर्मेशन को। इट टॉक्स ऑफ ए सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिबल इन फिजिकल टर्म्स, द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन। और ये बिग बैंग थ्योरी क्या बताती है, एक छोटा सा मतलब छोटा पार्टिकल पहले क्या होता है, ब्रस्ट करता है, और वो इतना ज्यादा विशालकाय धीरे धीरे होता जाता है कि मतलब वो अपने आप में फैलने लग जाता है। और यही बिग बैंग थ्योरी होती है। और उसी से क्या होता है, यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड, वही फिर उसके बाद में यूनिवर्स एक्सपेंड होता है और टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता जाता है। हाइड्रोजन हीलियम फॉर्म्ड समटाइम लेटर, द गैसेस कंसिडर्ड अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे। अब देखो ये भी ध्यान रखना, हमारा क्या है, हमारा मिल्की वे है मतलब गैलेक्सी ढेर सारी है ना, कई सारी हैं। तो आगे देखिए क्या है, in our solar Milky System, Earth was supposed to have been formed about 4.5 billion years back. अर्थ का फॉर्मेशन कितना सपोज किया जाता है, 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। वहीं यूनिवर्स फॉर्मेशन कितना होता है, यूनिवर्स फॉर्मेशन कितना सपोज्ड है, 20 बिलियन एगो या ओल्ड है उतना। देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ, पहले की जो मतलब उस टाइम जब फॉर्मेशन हुआ था अर्थ का, तो उस टाइम एटमॉस्फेयर नहीं था। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज्ड फ्रॉम मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वाटर वेपर और फिर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सारी चीजें रिलीज हुई मोल्टन मास से, और फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या हुआ, अर्थ के सरफेस को कवर कर लिया। द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोकन वाटर इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द लाइटर H2 escaped। ज्यादा काम की बात कि यूवी रेज जो सन से निकलती है उन्हीं ने हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक किया और H2 बाहर हो गया, मतलब स्केप कर गया क्योंकि वो लाइट होता था। वहीं अगर बात करें ऑक्सीजन कंबाइंड विथ अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर, ध्यान दीजिएगा इस लाइन को कि ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है अमोनिया के साथ और मीथेन के साथ, ताकि क्या बन सके, वाटर फॉर्मेशन हो सके। और इस वाटर फॉर्मेशन ऐसे ही हुआ था मतलब। फिर देखिए आगे आते हैं, एक हमने खास बात यहाँ पर देखिए मिस कर दी है थोड़ी सी, उसको देखें, ये रहा द ओजोन लेयर फॉर्म्ड। वही फिर उसके बाद ओजोन फॉर्म हुआ एज इट कूल्ड, वाटर वेपर जो था वो फॉल हुआ रेन के फॉर्म में, और फिर सारे जितने भी गड्ढे वगैरह थे वो सारे भर गए। अब एक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छी बात और बहुत ज्यादा काम की बात बताई गई है, वो ये कि लाइफ अपीयर्ड 500 millions years after the formation of earth and almost 4 billion years back। अभी से 4 बिलियन ईयर्स एगो, सॉरी बैक में पीछे, एगो नहीं आगे, एगो मतलब आगे हो गया, पीछे 4 बिलियन पीछे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। या यूं कह सकते हैं कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ था, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, तो उसी के 500 मिलियन आफ्टर में लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, लाइफ अपीयर हुई। फिर आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे हम, डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस, क्या मतलब जो जीवन मतलब आया 500 मिलियन ईयर्स के बाद में जब अर्थ फॉर्मेशन हुआ था, तो ये कहाँ से आया जीवन, क्या दूसरे जगह से आया। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड, कुछ साइंटिस्ट का यही मानना है, यही दावा है कि जो लाइफ आई थी वो लाइफ मतलब हमारे धरती पर लाइफ कैसे आई, वो किसी दूसरे जगह से आई या बाहर से आई, अर्थ में फॉर्मेशन नहीं हुआ। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स। एक ये भी काम की बात है, काम की बात क्या है कि ग्रीक थिंकर जो थे पहले के, वो स्पोर्स स्पोर्स को क्या मतलब लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ क्या कहते थे, स्पोर्स उसे कहते हैं। मतलब ये उनका कहना हुआ था, उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग था कि यूनिट ऑफ लाइफ जिसे क्या कहते हैं, वो स्पोर कहते थे। वे आर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ, मतलब
लाइफ के जो यूनिट है जिसे स्पोर्स नाम दिया था इन लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने, तो असल में इन्होंने क्या कहा कि ये कई प्लैनेट्स में कई जगह पे मतलब इनका ओरिजिन हुआ और साथ साथ अर्थ पे भी ओरिजिन हुआ, और इसी को उन्होंने टर्म दिया, एक नाम दिया, और उस नाम को क्या दिया इन्होंने, पैंसपर्मिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं पैंसपर्मिया, यहाँ पे लिखा ना, पैंसपर्मिया इज स्टिल ए फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स, तो उन्होंने इसको नाम क्या दिया, पैंसपर्मिया दिया। For a long time, it was also believed that life came out of decaying and rotten matter like straw, mud, etc. बहुत काफी लंबे समय तक इस बात को भी माना गया। एक तो ये थ्योरी देगी, कौन सी, पैंसपर्मिया थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग क्या था, साइंटिस्ट का मानना ये था, अर्ली ग्रीक थिंकर्स का मानना ये था कि जो लाइफ की यूनिट है जिसे स्पोर्ट्स उन्होंने बोला था, वो कहाँ से, किसी दूसरे जगह से अर्थ पे आई हुई थी। और फिर उसके बाद में कुछ कुछ लोगों का ये भी मानना था, फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव्ड दैट लाइफ इज कम फ्रॉम डिकेइंग रोटिंग मैटर, मतलब कुछ सड़े गले पदार्थों से लाइफ की उत्पत्ति हुई है, जैसे स्ट्रामा, डीटीसी, इन सब से। और इस थ्योरी को क्या नाम दिया गया, ये थ्योरी कही गई स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो अभी तक हमारे सामने कितनी थ्योरीज आ चुकी हैं, एक तो बिग बैंग थ्योरी जो क्या बताती है, यूनिवर्स का फॉर्मेशन, यूनिवर्स कैसे मतलब फॉर्म हुआ उसको एक्सप्लेन करती है। फिर इसके बाद में हमारे पास आती है पैंसपर्मिया, ये मैं एनसीईआरटी की बात बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी में हमने क्या क्या देखा। फिर साथ साथ यूनिवर्स का बिग बैंग थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेनेशन हुआ कि कैसे यूनिवर्स फॉर्मेशन हुआ, वो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हुआ। फिर उसके बाद में ये भी बताया गया कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब हुआ, 20 बिलियन ईयर्स एगो। फिर उसके बाद में बताया गया कि अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ, ये भी बहुत ज्यादा मतलब काम की बातें बता रहा हूँ जो पहले हो चुकी है, तो अर्थ 4.5 बिलियन। फिर इसके बाद में लाइफ अपीयर कब हुआ, 500 मिलियन उसके बाद जस्ट, या अभी से कह सकते हैं अभी से 4 बिलियन पहले। फिर इसके बाद में पैंसपर्मिया थ्योरी हमने देखी, और उसके बाद में फिर हमने स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये भी हमने देखा। स्पॉन्टेनियस जनरेशन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि लाइफ का अपीयरेंस जो अर्थ पे हुआ है वो सड़े गले पदार्थों से हुआ है। फिर वहीं पे लुईस पास्चर ने क्या किया, केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लुईस पास्चर थे एक, जिन्होंने क्या किया, काफी अच्छे से काफी ध्यान पूर्वक एक्सपेरिमेंट किया, और और वो इस कंक्लूजन पे आए कि लाइफ ऐसे कैसे नहीं आ सकती है कि मतलब सड़े गले पदार्थों से डायरेक्ट आ जाए, वो जरूर किसी पहले से एग्जिस्ट हुई लाइफ से ही दोबारा लाइफ ओरिजिनेट हो सकती है। तो ये भाई काफी अचंभित वाली बात हो गई। तो ये कैसे हुआ, तो उन्होंने मतलब केयरफुल इसके बारे में एक्सपेरिमेंटेशन भी किया था, एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बोला, बाकी सबका तो वैसे ही बोलना था, लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके शो किया था। अब कैसे एक्सपेरिमेंट करके शो किया था, आइए उसको देखते हैं। ही शोड दैट इन pre-sterilized flask, life did not come killed yeast, while in other flask open to air, new living organisms arose from killed yeast। इन्होंने बताया कि हम अगर फ्लास्क ले लेते हैं, कोई मतलब एक छोटा सा फ्लास्क लेते हैं, और फिर उसमें हमने मतलब ईस्ट को डाल दिया और उसको ऊपर से कवर कर दिया, बंद कर दिया, फिर कई दिनों तक ऐसे छोड़ दिया कि वो सड़े गले मतलब खराब हो या जो भी हो, तो उससे क्या पता चला कि उसमें कोई दूसरे लाइफ की मतलब कोई लाइफ ओरिजिन नहीं हुई। लेकिन वहीं अगर उसको उन्होंने ओपन एयर में रखा, खुला छोड़ दिया, तब उसके बाद में मतलब दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें आ गए। तो ये सीधे सीधे बताया गया कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वहां पर अब कोई देखेगा तो उन्हें क्या लगेगा कि भाई फ्लास्क में देखो, फ्लास्क में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, यानी कि लाइफ की ओरिजिन हो गई। लेकिन वो ओपन एयर में था, यानी कि वो कहीं दूसरे जगह से आए हुए, मतलब आसपास से उड़ के आए होंगे, उससे आ गए होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये नहीं था ना। अब देखो जो पैक किया गया था, जो फ्लास्क उन्होंने पैक कर दिया था, उसमें क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ? नहीं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आए। तो या इस थ्योरी मतलब इस कंक्लूजन एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। कैंसिल क्या करना, उन्होंने क्रॉस किया इस बात को और अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। However, this did not answer how first life form came on earth। लेकिन अभी भी एक बड़ा मुद्दा था कि जो लुईस पास्चर ने बात बोली थी, वो उन्होंने यही बोली थी कि लाइफ आ सकती है तो पहले किसी लाइफ से ही आ सकती है, लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। बट लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, लाइफ हुई मतलब पैदा कैसे हुई, अर्थ पे आई कैसे, इसका अभी जवाब नहीं मिल पाया है। फिर आगे देखिए इसी में, तो एक काम की चीज आती है, वो ये है कि ओपरिन ऑफ रशिया एंड हाल्डेन ऑफ इंग्लैंड। बहुत ज्यादा कंफ्यूज करके बार बार आपको पूछा जाएगा कि ओपरिन इंग्लैंड के थे, हाल्डेन रशिया के थे, ऐसा था क्या?
तो आपको याद रखना चाहिए कि मतलब याद ही रहना चाहिए कि ओपरिन रशिया के थे और हाल्डेन इंग्लैंड के थे। इन दो लोगों ने प्रपोज्ड दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल CGRNA प्रोटीन। इनका ये कहना था, इनका ये दावा था कि जो लाइफ प्री ओरिजिनेट होती है या हमें दिखती है वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग पहले से एग्जिस्ट करती हुई नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के थ्रू ही ओरिजिनेट होती है और वही हमें दिखती है। अब नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो गए? वो हो गए जैसे RNA मॉलिक्यूल हो गया, प्रोटीन हो गया, पॉलीसेकेराइड्स, ये सारी चीजें हो गई। देखो यहाँ पे उन्होंने बताया, तो ये कौन थे? ओपनिंग ऑफ रशिया एंड हाल्डेन ऑफ इंग्लैंड। इन्होंने प्रपोज किया था कि लाइफ जो आती है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कब आ सकती, किससे आ सकती है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। ठीक, फिर आगे, एंड द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रोसीजर्ड बाय केमिकल इवोल्यूशन। तो इन्होंने क्या दिया? इन्होंने देखे, इनका थ्योरी मिल गया ना, केमिकल इवोल्यूशन। इनके द्वारा क्या दिया गया? केमिकल। ओपनिंग ऑफ रशिया, हाल्डेन ऑफ इंग्लैंड गिव केमिकल इवोल्यूशन। और उसके थ्रू इन्होंने क्या बताया? उसके थ्रू इन्होंने ये बताया कि प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के थ्रू ही लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वही केमिकल इवोल्यूशन यही बताता है। ठीक, फिर आगे बढ़े, इसमें देखते हैं द कंडीशंस ऑन अर्थ। क्या थी उस टाइम की जो अर्थ की कंडीशन थी वो ये थी, हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग मीथेन, अमोनिया, ईटीसी। उस टाइम के मतलब जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन थी अर्थ की वो काफी ज्यादा रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। ठीक, तो ये बार बार क्वेश्चन आ जाता है कि अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, कैसा होता है? तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग मीथेन, अमोनिया, ये सब। फिर उसी में आगे देखा गया 1953 में एस.एल. मिलर एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक सिमिलर कंडीशन क्रिएट किया अपने लैब में। मतलब जो ओपनिंग ऑफ रशिया, हाल्डेन ऑफ इंग्लैंड, इन्होंने प्रपोज किया था कि लाइफ कहाँ से आई है? प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और उस टाइम का एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन था, हाई टेम्परेचर थे, वॉल्केनिक स्टॉर्म से। तो उनसे जो आरएनए मॉलिक्यूल्स या आरएनए और प्रोटीन है, इनके थ्रू इनमें मतलब चेंजेस हुए और उसके थ्रू लाइफ का अपीयरेंस हुआ। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1953 में एस.एल. मिलर ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट किया, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और फिर उसके बाद में उन्होंने उस पर चेक किया कि क्या ये मतलब वाकई पॉसिबल है। और वैसे ही सिमिलर कंडीशंस को मतलब जैसे एटमॉस्फेयर उस टाइम था उसी एटमॉस्फेयर को इन्होंने अपने लैब में मतलब सेट किया। फिर उन्होंने क्या कंक्लूड किया, ये देखिए, ही क्रिएटेड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, एक एक लाइन इधर जितनी भी चल रही हैं वो सारी की सारी पूरी लाइंस इंपॉर्टेंट है। तो एस.एल. मिलर जो कि 1953 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे और इन्होंने लैब में वैसा ही कंडीशन क्रिएट करके फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब पहले भाई स्टॉर्म्स वगैरह आते थे ना, तो फिर इसीलिए उन्होंने यहाँ पे भी स्टॉर्म्स का सहारा, स्टॉर्म्स को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के फॉर्म में कंडक्ट किया। टेम्परेचर कितना रखा? 800 डिग्री सेल्सियस। और फिर उसके बाद में कौन कौन से उन्होंने लिए थे, क्या क्या मतलब लिए थे कंपाउंड्स? मीथेन, H2, अमोनिया और वाटर वेपर, ये 4 लिए थे। बार बार कंफ्यूजन करने के लिए ये सारे भी पूछते रहते हैं। ठीक, अब उन्होंने ऑब्जर्व किया, ये देखने वाली बात है ना, ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। उन्होंने सबसे पहले किसका देखा? मतलब अमाइनो एसिड्स फॉर्मेशन देखा। In similar experiments, other observed formation of sugars, nitrogen base, pigments and fats। और वही मतलब एस.एल. मिलर के थ्रू जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो उन्होंने क्या देखा? अमाइनो एसिड फॉर्मेशन। बट वहीं और में मतलब लोगों ने अगर एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया तो उसमें क्या था? टेम्परेचर वगैरह को थोड़ा आगे पीछे करके और स्पार्किंग को मतलब थोड़ा ज़्यादा करके या घटा के या किसी कंपाउंड का मतलब क्वालिटी कम करके या क्वांटिटी कम करके उन्होंने जब चेक किया तो फिर उन्हें अलग अलग कंपाउंड्स मिले। जैसे उन्हें कुछ लोगों को नाइट्रोजनस बेसिस मिले, कुछ लोगों को पिगमेंट्स मिले, कुछ लोगों को फैट्स मिले। ये सारी चीज़ें एनालिसिस होकर पता चली इस एक्सपेरिमेंट से। एनालिसिस ऑफ मेटेओराइट कंटेंट आल्सो रिवील्ड similar compound indicating that similar process are occurring elsewhere in space।
अब यही चीज़ मतलब जो हम हमारे मेटेओराइट्स मिलते हैं, उनको अगर लैब में उनको चेक करने से ये चीज़ पता चला कि ऐसे ही जो स्पार्किंग मतलब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए, यानी कि जिस सिचुएशन में इन लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ था, वो कहीं न कहीं अभी भी धीरे-धीरे चलते रहते हैं। तभी तो लाइफ ओरिजिनेट करती रहती है। आगे इसी में बढ़े, occurring elsewhere. With this limited evidence, the first part of the conjectured story, chemical evolution, was more or less accepted. तो केमिकल इवोल्यूशन का यहाँ पर ये चीज़ क्लियरिफिकेशन थोड़ा बहुत हो गया कि भाई केमिकल इवोल्यूशन थोड़ा बहुत मतलब लाइफ अपीयरेंस के बारे में ही बात कर रही थी। बाकी जो पैंसपर्मिया हो गया या स्पॉन्टेनियस जनरेशन हो गया, ये सारे तो मतलब बेतुके बात कर रहे थे कि इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, we have no idea about how the first self-replicating metabolic capsule of life arose. हमें इस बारे में थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है या कि पहला सेल्फ रिप्लिकेटिंग कैप्सूल कैसे ओरिजिनेट हुआ। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक। बहुत ज्यादा काम की बात कि पहला नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयरेंस तो कब हुआ था, 4 बिलियन एगो, बट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक। वो जो 4 बिलियन बताया है वो तो केवल लाइफ के बारे में बताया कि इस टाइम लाइफ ओरिजिनेट हुआ, लेकिन उस लाइफ में भी एक नॉन सेलुलर फॉर्म में जो एग्जैक्ट ओरिजिनेशन हुआ लाइफ का वो कब हुआ, 3 बिलियन ईयर्स बैक हुआ। ठीक, दे वुड हैव बीन गेंट मॉलिक्यूल्स, और वो किस फॉर्म में थे, आरएनए, प्रोटीन्स। अब ये सब जो अभी वो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करके पता किया था ना, वो यही सब है, आरएनए प्रोटीन्स। नेक्स्ट में चलते हैं, देखिए यहाँ पर इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसका यहाँ पे डायग्राम है, और कहाँ से वाटर इन वाटर आउट हो रहा है या जो भी मतलब मार्किंग्स हैं उन सारी चीजों को ध्यान दीजिएगा। यही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है मिलर्स के एक्सपेरिमेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अब क्या हुआ, दीज कैप्सूल्स रिप्रोड्यूस्ड देयर मॉलिक्यूल्स, परहैप्स the first cellular form of life did not possibly originate till about 2000 million years ago। ये कह रहा है कि वो तो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 3 बिलियन ईयर्स एगो फॉर्मेशन हो गया, बट सेल्फ रिप्लिकेटिंग और फिर एक परफेक्टली सेलुलर फॉर्म में लाइफ 2000 मिलियन ईयर्स के पहले तो नहीं बन सकता। ये चीज यहाँ पे लिखी है। दीज वेयर प्रोबेबली सिंगल सेल्स, और जो बने होंगे वो कैसे होंगे, सिंगल सेल्स का पहले फॉर्मेशन हुआ होगा। ऑल लाइफ फॉर्म्स वेयर इन वाटर एनवायरनमेंट ओनली, और जो जितने भी लाइफ फॉर्म्स का पहले ओरिजिनेट हुए होंगे वो वाटर में हुए होंगे। दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस, और यही मतलब एक बायोजेनेसिस को कंक्लूड किया गया। देखिए ये टर्म आ गया बायोजेनेसिस, इसके बारे में भी डिफाइन करता हूँ मैं, बताता हूँ, और फिर ये क्या है इस पर नोट डाउन कीजिएगा। यानी कि बायोजेनेसिस जिसके बारे में बताया गया, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी फोर्सेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। बायोजेनेसिस क्या कहता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज इवोल्यूशनरी फोर्सेस से ओरिजिनेट हुआ है। पहला मतलब पहला लाइफ जो अरोज हुआ है वो कैसे, इवोल्यूशनरी फोर्सेस से। इवोल्यूशनरी फोर्सेस क्या भाई, जैसे अगर मान लो आरएनए का इन्होंने बताया कि 3 बिलियन तक जेंट मॉलिक्यूल जैसे आरएनए, पॉलीसेक्राइड्स या प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो गया, तो अब ये बात आती है ना कि ये हो गया, चलो ठीक है 3 बिलियन तक, लेकिन ये कहाँ से मतलब जरूरी है कि मान लो अगर तुम प्रोटीन्स को एक जगह पे बॉटल में करके रख दो तो क्या उससे लाइफ का ओरिजिनेट हो जाएगी, तो ऐसा तो कहीं नहीं होता है। तो वही चीज यहाँ पे फिर इसके बाद में नेक्स्ट थ्योरी, ताकि और लाइफ आगे तक कैसे बढ़ी, सेलुलर फॉर्म में कैसे आई या उनका कंडक्शन कैसे हुआ, सेल्स कैसे एग्रीगेट होकर टिश्यू बनाए, ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं, ये सारी चीजें बायोजेनेसिस से आती हैं। और बायोजेनेसिस ये चीज प्रूव करता है कि इवोल्यूशनरी कुछ फोर्सेस थी उसी में एक्ट की, जिससे क्या हुआ, वो आरएनए जो थे वो एक दूसरे से अरेंज हुए और फिर डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, और फिर मतलब ऐसे ऐसे इवोल्यूशन होता गया, फिर सेल फॉर्मेशन, फिर टिश्यू फॉर्मेशन, ये सारी चीजें होती गई। However, once formed, how the first cellular form of life could have evolved into the complex body। अब देखो वही बताया गया ना कि लेकिन वो छोटा सा मतलब छोटा सेलुलर फॉर्म
जो था उसके बाद में वो कैसे इतना बड़ा जेंट मतलब एक ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में या किसी भी एनिमल बॉडी के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो गया, ये अभी भी डाउट का, और फिर काफी डाउट का क्या मतलब काफी अच्छी कहानी है, जिसके बारे में इन्होंने कम चर्चा की है, लेकिन बाद में ये सब पढ़ने को मिलेगा। चलिए आगे देखें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक और चलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, एक थ्योरी। अब देखो, कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर्स टेल्स अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। एक ये भी आ गया देखो टर्म, कौन सा, एक मतलब एक और थ्योरी आ गई स्पेशल क्रिएशन की। अब ये थ्योरी क्या कहती है, स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी क्या कहती है, इसके पास तो पहली बात 3 कोनोटेशन थे। 3 कोनोटेशन मतलब 3 मान्यताएं थे कि भाई ये चीज माननी पड़ेगी, और कौन कौन सी, और यही तीनों चीजें मतलब उसकी खास थी। पहला ये कहना था कि दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्पीसीज और टाइप, जितने भी टाइप्स के अभी हम देखते हैं, दैट वी सी टुडे वे आर क्रिएटेड एज सच। पहला ये था कि जितने भी टाइप के हम इस समय एनिमल्स को या वैरायटीज, वाइल्ड वैरायटीज को हम देखते हैं, वो ऐसे ही पहले क्रिएट हुई थी और अभी तक ऐसे ही है। फिर दूसरा इसका कोनोटेशन क्या है, दैट द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर। जितनी डाइवर्सिटी अभी हमें दिखती है वो वैसी ही क्रिएट हुई थी और साथ साथ फ्यूचर में भी वैसी ही दिखती रहेगी। तीसरी क्या थी कि अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड। तीसरा क्या था कि अर्थ 4000 ईयर्स ओल्ड है। ध्यान दीजिएगा, इसको याद होना चाहिए आपको कि जो स्पेशल क्रिएशन है वो थ्योरी के 3 कोनोटेशन है, और उन 3 कोनोटेशंस के थ्रू वो क्या शो करता है कि पहला कि लाइफ ऑर्गेनिज्म जो अभी हमें दिखते हैं वो ऐसे ही पैदा हुए थे। दूसरा, जितनी हमें डाइवर्सिटी दिखती है वो भी पहले ऐसी थी और बाद में भी ऐसी रहेगी। तीसरा, अर्थ का फॉर्मेशन 4000 ईयर्स ओल्ड हुआ है। तो 3 कोनोटेशंस आपको याद हो गए किसके, स्पेशल क्रिएशन के। हालांकि ये तीनों बेकार थे, मतलब इनका कोई तुक बन ही नहीं रहा था। अब देखो क्या बताया गया, ऑल दीज आइडियाज वेर स्ट्रांगली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। वही इनका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग द सी वोयज इन सेल शिप कॉल्ड HMS बीगल। अब वही डार्विन आए थे ना, डार्विन HMS बीगल मतलब शिप पे उन्होंने मतलब यात्रा की थी, और फिर round the world, Charles Darwin concluded that existing life forms share similarities to varying degrees, but not only among themselves, but also with life forms that existed millions of years ago। और उनके HMS बीगल 5 साल के जो मतलब यात्रा थी किसकी, चार्ल्स डार्विन की, HMS बीगल के थ्रू उन्होंने यही कंक्लूड किया था कि जो हम इस समय वैरायटीज देखते हैं उनमें एक कॉमन मतलब कॉमन सिमिलरिटी तो है, लेकिन वो अलग अलग तरह से हैं, यानी कि वो पहले कुछ और तरह से हुए थे और बाद में उनमें इवोल्यूशन हुआ है, यही चीज वो इंडिकेट कर रहे थे। मैनी सच लाइफ फॉर्म्स मैनी ऑफ सच लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, जिसमें से बहुत से देखो लाइफ फॉर्म्स जो अभी नहीं रह गए हैं, बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट होके बदल गए हैं। देयर हैड बीन एक्सटेंशंस ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इन द ईयर्स गोन बाय, जस्ट एज नाउ forms of life arose at different periods of history of earth, there has been gradual evolution of life forms। धीरे धीरे लाइफ फॉर्म्स का क्या हुआ है, ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ है। ये सारे किसके मतलब लाइंस थे, चार्ल्स डार्विन की। एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक। अब ये किसका बोलना है, बहुत ज्यादा जरूरी बात, एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक। भाई किसी भी पॉपुलेशन में थोड़ी बहुत पहले से ही वेरिएशंस मौजूद होती हैं, अवेलेबल होती हैं। ये लाइन जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है, डार्विन के द्वारा कही गई थी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं उसी में, दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचर कंडीशन, जैसे क्लाइमेट, फूड फैक्टर्स etc, वुड आउटब्रीड अदर्स that are less evolved to survive under such natural conditions। अब वही जो बेटर एडेप्टेड रहते हैं ये किसी एनवायरमेंट में, वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। अनदर वर्ड यूज्ड इज फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल। डार्विन ने एक और टर्म को यूज किया था, कौन सा, फिटनेस टर्म को उन्होंने दिया था। और किसी भी पॉपुलेशन में फिटनेस टर्म क्या डिफाइन कर रहा था कि जो जितना ज़्यादा फिट रहेगा वही उतना ही ज़्यादा इवॉल्व करेगा अपनी जनसंख्या को, अपने पॉपुलेशन को, वो उतना ज़्यादा इंक्रीज करता जाएगा और वही डोमिनेंसी क्रिएट करेगा दूसरों के ऊपर और फिर ग्रो करेगा। द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रिफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस।
फिटनेस का अर्थ सीधे सीधे यही था डार्विन के कि जितना ज्यादा जो रिप्रोडक्टिव फिट रहेगा, जितने ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में चाइल्ड प्रोडक्शन या बेबी फॉर्मेशन या प्रोजेनिस को फॉर्म करेगा, वही उतने ही ज्यादा उसके प्रोजेनिस होंगे, तो वो उतना ही ज्यादा डोमिनेंट स्पीसीज होता जाएगा। असल में वो उतना ही ज्यादा सर्वाइवल होता जाएगा, मतलब उसके जो प्रोजेनिस रहेंगे वो उतना ही ज्यादा वेरिएशंस के कारण और फिर चेंजिंग क्लाइमेट में अपने आप को ढालते चले जाएंगे। तो फिटनेस वही होगी ना, वही ज्यादा फिट होगा जो रिप्रोडक्टिव फिट होगा। ठीक। हेंस दोज हु आर बेटर फिट इन एन एनवायरमेंट लीव मोर प्रोजेनी देन अदर्स, दीज देयरफॉर विल सर्वाइव मोर एंड हेंस आर सेलेक्टेड बाय नेचर। वही बताया गया ना मैंने जो बताया। He called it natural selection and implied it as a mechanism of evolution। उन्होंने इसको क्या कहा, नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया कि नेचर सेलेक्ट करती है और ये इवोल्यूशन, इसी के थ्रू इवोल्यूशन होता है धीरे धीरे। लेट अस आल्सो रिमेंबर दैट अल्फ्रेड वेल्लेस, बहुत ज्यादा जरूरी बात, अल्फ्रेड वेल्लेस एक नेचुरलिस्ट थे हु वर्कड विथ मैले आर्किपेलागो had come to similar conclusions around the same time। और खास बात यह है कि अल्फ्रेड वेल्लेस जो एक नेचुरलिस्ट थे वो भी इसी कंक्लूजन पे, फिटनेस और फिर ये सारी बातें उन्होंने भी मतलब उसी कंक्लूजन पे आए थे कि जो जितना ज्यादा रिप्रोडक्टिव फिट रहेगा, रिप्रोडक्शन में अच्छा रहेगा, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनिस को प्रोड्यूस करेगा, वो उतना ही ज्यादा सर्वाइवल चांसेस उस जो भी मतलब एनिमल रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। नीचे आते हैं। all the existing life forms share similarities and share common ancestors। बहुत जरूरी बात कि जितने भी अभी हम लाइफ फॉर्म्स को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनका एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं शेयर करता है, कॉमन एंसेस्टर्स शेयर करते हैं। However, these ancestors were present at different periods in the history of life, history of earth, जैसे epoch, periods and eras। The geological history of earth closely correlate with the biological history of earth। अब ये एक बात क्या कही गई है, ये बात ये कही है जो इस समय जीवन इतिहास का मतलब जियोलॉजिकल हिस्ट्री है अर्थ की, वो कहीं ना कहीं कोरिलेट करती है बायोलॉजिकल हिस्ट्री की, अर्थ से कोरिलेट होती है। इन्होंने यही कहा कि मतलब जितने भी इस समय हम देखते हैं लाइफ फॉर्म्स को, वह कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है, उनके एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं कॉमन है। और लेकिन खास बात यही है कि वो एंसेस्टर्स या वो लिविंग फॉर्म्स अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग तरह से मतलब अवेलेबल थे। कुछ बहुत पहले, सदियों पहले अवेलेबल थे जो इस टाइम नहीं है, कुछ अब हैं, कुछ फ्यूचर में नहीं रहेंगे, वही चीज बता रहा है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन के एविडेंस क्या है। ये क्या लग गया, अरे भाई ये क्या लगा, चलो इसको छोड़ो। तो आगे देखते हैं एविडेंस। बाकी इतना कंप्लीट हो गया, बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा क्योंकि वीडियो लंबा रहा हूँ। तो देखिए हम धीरे धीरे करके पूरे एनसीईआरटी को ऐसे कवरअप करते जाएंगे और सिंपल सिंपल एक एक लाइन को उसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताता जाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आगे आते रहे, आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम देना है और ईयरफोन लगाइए और फिर अपना देख लीजिए, एक बार आपका एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप दिन में एक पर डे एनसीईआरटी के मिनिमम हाफ चैप्टर को तो जरूर से जरूर एनसीईआरटी से ही कवर अप करें, क्योंकि जितनी बार जब आप एनसीईआरटी को रिवाइज करेंगे तो उतना ही ज्यादा आपका स्ट्रांग होता जाएगा। आपके स्टेटमेंट्स जितने भी हैं मतलब वो सारे स्टेटमेंट्स आपको याद हो जाएंगे और स्टेटमेंट्स से ही तो क्वेश्चन आते हैं नीट में। तो थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।